इस बार मेरा इनोवेशन जो है वो LWMI है, लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन। नोट्स बनाने का वो तरीका कि जहां डाटा को भी हम अपने साथ कवर कर सकें, मैपिंग को भी अपने साथ कवर कर सकें, और कम समय में हम जो है ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने दिमाग में डाल सकें। तो इसीलिए अब हम लोग को नोट्स भी इसी हिसाब से आपको बनाने हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। और इस दौरान में चाहे वो NCERT हो, चाहे वो NIOS हो, चाहे वो हायर स्टैंडर्ड बुक्स हो, मैं सबको एक साथ जो है वो कवर करते हुए चल रहा हूं और अलग अलग मैथोलॉजी में LWMI के आपके साथ चलूंगा। डन है? सो इट विल बी द स्मार्टेस्ट नोट्स। ठीक है, ये आपके स्मार्टेस्ट नोट्स होंगे जिसमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैपिंग जो है वो कंपैरेटिव चार्ट्स, ये सभी आपके साथ चलेंगे। वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल नोट्स, ठीक है, जिनको मैंने खुद जो है वो तैयार किया है। लेट्स स्टार्ट इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल से हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो बात की भूमिका यह है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों इसको जो है वो अध्ययन करने जा रहे हैं। ये क्यों, अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, ये क्यों अपने साथ हमेशा रखिएगा। व्हाई आई एम गोइंग टू रीड दिस, और हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। सीधी सी बात है कि आप सिविल सेवा में, मैं अगर किसी और को पढ़ा रहा होता जिसको कोई कलर का एग्जाम देना है या कोई वनडे एग्जाम, मैं उसको शायद ये बातें नहीं करता, जरूरी उसके लिए भी है। लेकिन आप लोग ब्यूरोक्रेसी में जो है जा रहे हो, आप लोग भारत की उस सेवा के अंदर पहुंच रहे हो जहां आपके पास ताकत होगी, जहां आप अपने अपने डोमेन में निर्माण करने की क्षमता रखते हो, जहां आपके पास कैपेसिटी होगी, यू कैन बिल्ड योर कंट्री एट एनी वे। आपका जो भी तरीका होगा उसके माध्यम से आप जो है राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो। लेकिन निर्माण उसी चीज का किया था, निर्माण से पहले खाका तैयार होता है। खाका मतलब प्लान क्या है मेरा, और प्लान की जानकारी होना सबसे जरूरी है। मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आपको इंडिया का प्लान पता चलेगा कि इंडिया जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, भारत, वो प्लान क्या है, वो सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप में वो किस तरह का प्लान है। जब आपके पास एक प्लान होगा तो आप उसको इनहेंस कर पाओगे, उसके निर्माण की प्रक्रिया रखोगे। और ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ खत्म हो जाएगा या आपके साथ खत्म हो जाएगा। देश पीढ़ियों के ईंटों पे तैयार होता है। आपके बाद की जनरेशन, आपके बाद की जनरेशन, अगर मुझे मेरे जो है वो महात्मा गांधी ने या मेरे जो है वो महान नेताओं ने मुझे दिया है, उनको और विवेकानंद ने या उनसे पहले के जो है नेताओं ने उन्हें कुछ दिया है, तो ये राष्ट्र निर्माण की परंपरा चली आती है। तो इस परंपरा का हम सभी जो है भागीदारी बनते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम समझें कि हमारा राष्ट्र क्या है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया एज अ कंट्री, भारत एक राष्ट्र के रूप में, लिखो भारत एक राष्ट्र के रूप में, इंडिया एज अ कंट्री, भारत एक राष्ट्र के रूप में एक प्राचीन, ओल्ड, ट्रेडिशनल, परंपरागत, पारंपरिक, डाइवर्स, विविध, एक एक शब्द का यहां मतलब है विविध, बहुत ध्यान से समझते जाना। रिसोर्सफुल, संसाधन युक्त, यंग, युवा देश। युवा इसलिए क्योंकि आज हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनांकीय लाभांश है। भारत की जो आबादी है वो दुनिया में सबसे युवा आबादी में से एक मानी जाती है। यंग, युवा राष्ट्र है। क्या है? ओल्ड, प्राचीन। इसका मतलब हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका मतलब हम कोई नए डॉक्यूमेंट में आए हुए लोग नहीं है। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत का नया निर्माण नहीं हुआ था, सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। भारत एक बहुत प्राचीन परंपरा वाला देश है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर किसी पेड़ को समझना है, पेड़ की मजबूती, उसकी आयु को समझना, उसकी जड़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। जो राष्ट्र की जड़ों को नहीं समझ पाता है, जो राष्ट्र की जड़ों से वाकिफ नहीं होता है, वो कभी भी उस पेड़ का सिर्फ एक आकलन कर सकता है, उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकता है। तो हम बहुत ही प्राचीन जो है वहां पर एक धरोहर हैं, और इस धरातल पर हमारे बारे में जो है हमारी सभ्यता को एक अनवरत सभ्यता कहा जाता है। ट्रेडिशनल, पारंपरिक है। परंपराएं जो होती नदियों के प्रवाह की तरह होती हैं। परंपराएं ऐसी नहीं हो सकती कि कुछ समय तक आई, रुक गई और फिर आगे चली। भारतीय चेतना में यानी भारतीय अवेयरनेस में, इंडियन अवेयरनेस में जो सबसे खास बात है, हमारे ट्रेडिशन, हमारी परंपराएं अनवरत चली हैं। और जब किसी राष्ट्र में परंपराएं अनवरत चलती, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, जब किसी राष्ट्र में परंपराएं अनवरत रूप से चल रही होती हैं, इसका मतलब यह बात होती है कि उसका कल्चरल सेटअप बहुत डीपर है। क्या मैंने कहा? बहुत ध्यान से इस बात को समझना। यह एक ऐसा आर्गुमेंट है जो आपको बहुत उत्साहित करेगा और आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल ट्रेट क्रिएट करेगा। किसी राष्ट्र की यदि जिसके जो ट्रेडिशन है, अगर वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो के साथ है, यानी कि जो परंपराएं हैं वो अनवरत प्रवाह के साथ हैं, इसका मतलब जो उसका कल्चरल सेटअप है, दैट्स कल्चरल सेटअप इज सो डीप एंड डीप रूटेड, यानी उसका जो सांस्कृतिक ट्रेट है, जो उसकी सांस्कृतिक पहचान है, वो बहुत गहरी है और काफी हद तक जो है वो कार्य कर रही है। इसका मतलब है कि हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं और हमारी परंपराओं में
कुछ ऐसी खास बात है कि जिसमें हमारा प्रवाह अनवरत बना हुआ है। नहीं तो अगर ऑब्स्ट्रक्शंस होता, अगर वो बुरी होती तो वो कुछ समय बाद क्या हो जाती, वो ऑब्स्ट्रैक्ट होकर वहीं पर खत्म हो जाती। बट हमारी परंपराएं बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात, इतने हजारों सालों में इतने परिवर्तन हुए, और सबसे खास बात है कि हमारी परंपराएं जीवंत हैं। कुछ परंपराएं, दो तरह की परंपराएं होती हैं, दो तरह के ट्रेडिशंस होते हैं। वन इज रिजिड, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, और एक होता है जो है वो अपने आप को परिवर्तन करता है, दैट इज जो अपने आप को चेंजेबल कर सकता है। अगर हम रूढ़िवादी केवल होते, हमारे ऊपर आरोप यही लगता है ना, भारतीय दकियानूसी है, रूढ़िवादी है, हमारी छोटी छोटी कमियों को इतना बड़ा करके बताया जाता है कि संसार में सबसे बुरे हम ही हैं। लेकिन अगर हमारी परंपराएं रूढ़िवादी होती है, बहुत अच्छा आर्गुमेंट है आपके लिए, अगर हमारी परंपराएं रूढ़िवादी होती, ऑर्थोडॉक्स होती, अगर वो जकड़न के साथ होती, तब तक खत्म हो गई होती। लेकिन हमारी परंपराओं का प्रवाह अनवरत है, इसका मतलब हमारी परंपराएं जीवंत हैं, वो बदलते समय के हिसाब से अपने आप को बदलने की कैपेसिटी रखती हैं। नेक्स्ट वन, डाइवर्स। नेक्स्ट वन, डाइवर्स। विविध, रिसोर्सफुल, यंग, युवा। तो यंग है, इसका मतलब भारत के पास एक प्रबल ह्यूमन रिसोर्स है, यानी मानव संसाधन है। इसको लिखो, ये मानव संसाधन है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में अगर हम इस संसाधन का प्रयोग करें तो राष्ट्र के पास एक बहुत बड़ी जीवंत, एक बहुत बड़ी जो है ह्यूमन रिसोर्स की पावर है, जो राष्ट्र को किसी भी स्थिति पर लेके जा सकता है। अब अगर हम डाइवर्स की बात करते हैं, विविध की बात करते हैं, तो इस विविधता का अध्ययन ही, जैसे मान लीजिए आप कहीं और बैठे होंगे, हो सकता है कि अभी आप किसी ठंडी जगह बैठे हो, आप स्वेटर पहने हो, मैंने टी शर्ट पहना हुआ है, आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां आपका रंग रूप अलग हो। आप अगर नॉर्थ ईस्ट में मेरा कोई स्टूडेंट इस समय मुझे देख रहा होगा, तो वो हो सकता है कि वो उसका जो है चेहरा, उसके बाल, उसकी त्वचा का रंग बिल्कुल अलग हो सकता है आपका खान पान बिल्कुल अलग हो। आप पंजाब से हो, कोई जो है बंगाल से हो, मेरी बात सुन रहा हो, कोई गुजरात से हो, कोई यूपी से हो, बिहार से हो, आप सभी अलग अलग जगहों से होंगे। जरा ध्यान से देखिए, आपका खान पान बिल्कुल अलग। अगर मैंने आपसे पूछा, आपने कहा भाई जो पंजाब वाला सुबह दूध छाछ ये पाया, दिल्ली वाला सुबह चाय ब्रेड खा के आया होगा, कहीं कुछ और जो है वो खाना खाया गया होगा। तो ये जो हमारे खान पान की विविधता, हमारे पहनावे की विविधता, हमारी सांस्कृतिक विविधता, हमारा रंग रूप की जो विविधता है, वो किस प्रकार प्रभावित हो रही है। डाइवर्सिटी का यही मतलब होता है। जहां पर डाइवर्सिटी का सीधा सा मतलब होता है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में कितने तरह के जो है हमें प्रकार दिखाई पड़ते हैं, कितने हमें जो डाइवर्सिटी दिखाई पड़ती है। चाहे वो भाषा की डाइवर्सिटी हो, भारत के बारे में इतनी आश्चर्यजनक चीज है, हर 80 किलोमीटर में हमारा डायलेक्ट चेंज हो जाता है, यानी हमारी बात करने का तरीका चेंज हो जाता है हर 80 किलोमीटर में। सोच के देखिए कितनी विविधता वाला देश है ये। तो इतनी डाइवर्सिटी, इतने जो है धर्म है, इतने जो है त्योहार है, रीति रिवाज है, पंथ है, मान्यताएं हैं, बोली है, भाषा है, पहनावा है। तो इतनी डाइवर्स कंट्री के बारे में अध्ययन करना अपने आप में भी बहुत रुचिपूर्ण हो सकता है। अध्ययन के हमारा जो है वो दायरा क्या करना पड़ेगा, व्हाट टू रीड। ठीक है, सबसे जरूरी है हम सबसे पहले इस बात को समझे, व्हाट टू रीड। और ये एनसीईआरटी से लेकर एडवांस लेवल तक जितना भी है वो सब कुछ इसके साथ कवर होगा, चाहे वो हमारे कॉन्सेप्टर के बच्चे हों, चाहे वो हमारे फाउंडेशन के बच्चे हों, इन सभी के लिए ये पूरा का पूरा कवरेज इसके साथ चलेगा। क्लियर है। और मैं यहां पर आपको प्रॉपरली क्वेश्चन के साथ आपको विदा करूंगा, क्वेश्चन लगवा के फिर मैं आपको यहां से बाय बाय करूंगा। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, यस सर आई एम रेडी, ठीक है, हम जो है वो रेडी हैं इसके लिए। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या अध्ययन करना है और हमारे विषय क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, बेस एनसीईआरटी का रहेगा, जो स्ट्रक्चर है वो एडवांस रहेगा। चलिए सबसे पहले हमें अगर जानना है तो हमें अपने देश की स्थिति के बारे में जानना पड़ेगा, विश्व में हम कहां हैं और जहां पर हम हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं, हमारे सामने चैलेंजेस क्या। आप सभी इस समय जान रहे हो कि चाइना से, पाकिस्तान से, आज के न्यूज़पेपर में भी आपने देखा कि हमारे रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आया। तो इन चैलेंजेस के बारे में आपको रोज पता होना चाहिए। इंडिया, लोकेशन एंड साइज, भारत, स्थिति और आकार। आकार। नेक्स्ट वन, जियोलॉजी। जियोलॉजी भू आकारिकी, कि पृथ्वी के टुकड़े के रूप में हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमारा कालक्रम क्या है, जियोलॉजी, भू आकारिकी। नेक्स्ट वन, फिजियोग्राफी, भू आकृति, यानी जो हमें दिखाई पड़ रहा है। भू आकारिकी, जियोलॉजी इज डिफरेंट थिंग, मतलब पृथ्वी के टुकड़े के रूप में हम कौन हैं, हम प्रायद्वीपीय भारत हैं, हम जो है मैदानी इलाका है, हम कहां से निकल कर आए, हम गोंडवाना लैंड का पार्ट है, हम कब वहां से हटे और कब आज जो वर्तमान स्वरूप है वो हमें दिखाई पड़ा। तो हम जियोलॉजी, और जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी के जन्म के समय से ही हमारा कालक्रम क्या है,
ये हमें इसका अध्ययन करना है, यानी हमें अर्थ कैलेंडर के बारे में जानकारी लेनी है। दूसरा फिजियोग्राफी, हमें अपने देश में क्या दिखाई पड़ता है, कभी जाता है हमें पर्वत दिखाई पड़ता है, कहीं पठार दिखाई पड़ता है, कहीं झीलें दिखाई पड़ती हैं, कहीं तटीय इलाके दिखाई पड़ते हैं, कोस्टल एरिया, कहीं रेगिस्तान दिखाई पड़ता है। तो आखिर भारत की भू आकृति क्या है? आकृति मतलब ये जिसको हम लोग मैप पर ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है? फिजियोग्राफी क्या है? फिजियो यानी जो भौतिक रूप से, ग्राफी मतलब जिसको हम मानचित्रावली में रेखाओं के माध्यम से हम इस विश्व में उसको उकेर के ला सकते हैं, वो फिजियोग्राफी हो गया। नेक्स्ट वन, भारत नदियों का एक महान देश रहा है, यहां तक कि हमारी जो हमारी सभ्यता रही है, जिसे हम लोग हड़प्पन सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वो बेसिकली एक नदी घाटी सभ्यता रही है, यानी नदियां हमारे जीवन का शुरुआत से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है, एक हिस्सा रही है। और भारत वो देश है जहां नदियों को माता का दर्जा दिया जाता है, मां कहा जाता है, वो जीवन दायिनी कही जाती है, पूज्य मानी जाती है। नदियों को सिर्फ हम उपभोग की वस्तु नहीं समझते, लेकिन सांस्कृतिक जो हमारा एक दुराव हुआ, जो हम कल्चरल एक डिस्टेंस हमने क्रिएट किया, आज हम अपनी नदियों को खाते चले जा रहे हैं। आज मां की वो भूमिका नहीं रह गई, तो निश्चित रूप से हमें यह भी जानना पड़ेगा हमारे ट्रेडिशन में ये चीजें क्या है। नेक्स्ट वन, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, भारतीय अपवाह तंत्र, भारतीय अपवाह तंत्र, भारतीय अपवाह तंत्र। नेक्स्ट वन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय जलवायु, क्लाइमेट, क्लाइमेट। नेक्स्ट वन, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियां। क्या है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां? क्योंकि आप एनवायरमेंट में यही तो पढ़ते हो, ये क्लाइमेट, ये नेचुरल वेजिटेशन, ये सॉइल, यही को तो जोड़कर आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हो। तो भारत में वृक्षों की परंपराएं क्या? क्योंकि वृक्षों की ये परंपरा है, वृक्षों की विविधता, जो वेजिटेशन की डाइवर्सिटी है, वही हमारी एनिमल्स की डाइवर्सिटी यानी कि हमारे फौना की डाइवर्सिटी भी तय यही करेगी। नेक्स्ट वन, चीजें आपस में लिंक हैं। उसके बाद भारत की मिट्टियां, प्रकृति ने हमें वरदान दिया हुआ है, लगभग 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं, बिल्कुल ही धन धान्यपूर्ण है। और यही कारण है कि प्राचीन समय से हमारे यहाँ इतनी ज्यादा विविधता, इतनी ज्यादा समृद्धता पाई जाती रही है। सॉइल, देन रिसोर्सेज, संसाधन, संसाधन, खनिज संसाधन हो गए, जो भी हमें दिया है। नेक्स्ट वन, एग्रीकल्चर, कृषि। हमेशा हम पढ़ते चले आए भारत एक कृषि प्रधान देश है, राइट। लेकिन कृषि इतनी चुनौतीपूर्ण कैसे हो गई? क्या दिक्कतें हुई? क्या ऐसे बदलाव हुए कि अंग्रेजों के आने के बाद से हम अपने संसाधनों को कभी ठीक नहीं कर पाए? इसकी समझदारी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आज की डेट में आपको पता होगा कि ये देश का जबरदस्त जो है वो एक डिबेटेबल इश्यू चल रहा है। नेक्स्ट वन, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। प्राचीन काल से लेकर अभी तक जो है वो परिवहन के लिए हमारे पास काफी कुछ है करने के लिए। नेक्स्ट वन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, सेटलमेंट, अधिवास। हम किस रूप में रहते हैं, चाहे वो ग्रामीण अधिवास हो, चाहे वो शहरी अधिवास हो, यानी कि अर्बन और रूरल दोनों। एंड डेमोग्राफी। नेक्स्ट वन, डेमोग्राफी यानी जनांकिकीय। हिंदी में बोलता जा रहा हूं, उसको लिखते जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि देख के ही लिखोगे, सुन भी सकते हो, सुन के लिखा जा सकता है। डेमोग्राफी यानी जनांकिकीय। सेटलमेंट अथवा अधिवास, ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूं, अधिवास। इस मानसिकता से थोड़ा सा निकलिए कि अगर इंग्लिश लिखा हुआ है तो उसको हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, फिर यूपीएससी में आपका टिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यूपीएससी में हमेशा कहता हूं भाषा का एग्जाम नहीं है, और आज की डेट में अगर आपको इंटरनेशनल साइट्स पे जाना है, वहां जो ट्रेनिंग होगी वो सब कुछ आपको वहां अंग्रेजी में मिलेगी। अपनी भाषा के बारे में जानिए, लेकिन ज्यादा भाषाओं को जानना गलत नहीं है। हिंदी को जानना गर्व की बात है, लेकिन आपको इंग्लिश या और भी, आपको हो सकता है कि पोस्टिंग आपकी ऐसी जगह हो जहां ना हिंदी बोली जाती हो ना इंग्लिश बोली जाती हो, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको संवाद स्थापित करना लोगों से। तो अगर वहां सीखना तो अभी से सीखना शुरू कर दे, कम से कम एसेंशियल जो मेरी पढ़ाई के लिए उसको तो मैं सीख लूं, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इंग्लिश में बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा दे रही हैं। तो आपको ज्ञान प्राप्त करना आपका लक्ष्य होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश की लड़ाई नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एग्रीकल्चर, कृषि, रिसोर्स यानी संसाधन, सॉइल यानी मृदा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूं, मेरे लिए दोनों एक बराबर का कमांड की चीज है। नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति। क्लाइमेट अर्थात जलवायु। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, भारतीय अपवाह तंत्र। फिजियोग्राफी, भू आकृति। जियोलॉजी, भू आकृति, इंडिया, भारत के बारे में हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट शुरू करें। तो ये हमारा सिलेबस का विस्तार है जो एनसीईआरटी, एनआईएएस या जो है वो स्टैंडर्ड बुक्स में जो है ये दिया हुआ है। चलिए, यहां से लगभग हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अब हम आगे अपने सफर शुरू करते हैं, और अभी हम पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। भारत की लोकेशन के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, ठीक है।
भारत की लोकेशन के बारे में। क्या है भारत की लोकेशन, इसकी स्थिति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और किस प्रकार हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। लेट्स स्टार्ट इट, शुरू करते हैं हम लोग। यदि भारत को देखें हम, अगर आप यहां देख रहे हैं गूगल मैप पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अगर हम देखें तो ये साउथ एशिया यानी कि जो दक्षिण एशिया है, ये हमारा एशिया का जो क्षेत्र है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें जो है वो दक्षिण एशिया में भारत की जो भूमिका है, भारत की जो दृश्य है वो बहुत जबरदस्त है। अगर आप देखें तो हमारे पास हमारा जो है लैंड के साथ हमारा अटैचमेंट है, यानी एक हिस्सा आकर जो है वो एशिया के साथ मिला हुआ है, और उसके साथ साथ समुद्रों में भी हमें क्या जबरदस्त जो है वो हमारा एक इनपुट लिया है। इसको हम लोग क्राउन पोजीशन कहते हैं, यानी मुकुट प्रभाव के नाम से जाना जाता है, क्राउन पोजीशन। जैसे कि मुकुट में एक मणि लगी होती है, वैसे ही इस महासागर, हिंद महासागर में ये जो है वो एक मुकुट के रूप में आगे तक गया है। इतना आगे तक गया है कि इसने हिंद महासागर को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ इसका अरेबियन सी यानी अरब सागर है, और एक तरफ बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। इस हिसाब से अगर देखें तो भारत अपने आप में बहुत ही अद्भुत जो भूमि है, जिसके पास लैंड बाउंड्री और सी बाउंड्री दोनों तरह की बाउंड्री है, तो और साथ ही साथ वो जो है वो पूरे हिस्से को, पूरी दुनिया को कनेक्ट करने की ताकत अपने साथ रखता है। तो चलिए अब हम इसी देश के बारे में बात करते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, यानी इसका जो है दक्षिणतम बिंदु क्या है, इसका उत्तरतम बिंदु क्या है, इसका पूर्व हिस्सा क्या है और इसका पश्चिम हिस्सा क्या है, और इसके द्वीपों के रूप में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, साथ ही साथ लक्षद्वीप जो है वो किस रूप में कार्य कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलें आगे, इस महान भूमि के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि विश्व में ये कहां है। नेक्स्ट मूव ऑन। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अगर देखेंगे ध्यान से, तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका कोई इनपुट नहीं जाता है। तो ये पूरी तरह से, पहला पॉइंट लिखो भारत, लिखो इंडिया लोकेशन, भारत स्थिति। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। चलिए कुछ थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, हो सकता है कुछ नए पॉइंट्स आपको मिल जाएं। फैक्ट्स के बारे में बात करें, अभी तो सिर्फ जनरली मैं फैक्ट्स के साथ चलूंगा, उसके बाद में कुछ इसमें नई चीजें भी जोड़ना शुरू करूंगा। चलिए अगर हम फैक्ट्स के बारे में बात कर लें, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है, तो भारत जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा जो है देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, क्षेत्रफल याद रखना, एरिया वाइज क्षेत्रफल अनुसार 7वां सबसे बड़ा देश है। तो कौन कौन से देश हमें दिखाई पड़ रहे हैं और बड़े? लैंड फ्रंटियर, हमारा जो भूमि है वो कैसा है, हमारे पास जो सीमाएं हैं जो हमारी देशों से लगी हुई हैं वो 15,200 किलोमीटर है, दैट इज 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट वन कोस्ट लाइन, हमारे पास कितनी तट रेखा है, यानी कि जो हमने देखा अभी ये हमारी तट रेखा जो यहां से लगी हुई है, कक्ष से हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारी तट रेखा यानी कोस्ट लाइन जो है वो कितनी है देख लेते हैं, वो लगभग 7,516.6 किलोमीटर है, दैट इज 7,516.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं, ये तट रेखा है। भारत की मानक समय रेखा क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी। आईएसटी जो है वो 82.5 डिग्री है, 82 1/2 82.5 डिग्री ईस्ट, पूरब। अब भारत के बारे में कई बार जो है महत्वपूर्ण जानकारी आती है। भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? चलिए मुझे अगर बताइए भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है और उसका अक्षांश क्या है, भारत का नॉर्थ मोस्ट पोजीशन कहां है और उसका नाम क्या है?